हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में, जहां हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्टिंग करते हुए व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस और सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बात की। साथ ही साथ इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया कॉल्ड प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, क्या होता है प्रोसेस, क्या होता है पीसीबी, और एक प्रोसेस का कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या होता है, इस पर हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बात करी। आज की इस वीडियो में हम उसी चीज को एक स्टेप फर्दर ले जाने वाले हैं। जो प्रोसेस लाइफ साइकिल मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में समझाया, जहां मैंने आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल की स्टेट्स बताई, मैंने आपको बताया न्यू स्टेट कब होती है, रेडी स्टेट, रन स्टेट, वेटिंग स्टेट, फिनिश स्टेट या टर्मिनेटिंग स्टेट का क्या उनका काम होता है, कब कब एक प्रोसेस इन स्टेट्स से क्रॉस होता है, ये सारी लाइफ साइकिल को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करा। आज हम उसको एक स्टेप फर्दर आगे लेकर चलने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस पूरे लाइफ साइकिल के इंटरनल्स में आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स कैसे चलती हैं, सिस्टम कॉल्स कैसे काम करती हैं। साथ ही साथ शेड्यूलर्स पर हमने कई बार बात करी है। इसमें ये शेड्यूलर्स क्या होते हैं, कैसे ये मेन मेमोरी में लोडेड प्रोग्राम्स का शेड्यूल बनाते हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं, इसको भी कवर करेंगे आज की वीडियो में। शेड्यूलर्स कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूलर्स को। तो बेटा, अगर हम लोग सब शेड्यूलर्स पर बात करें कि ये शेड्यूलर्स है क्या चीज, क्या काम करते हैं, राइट? तो शेड्यूलर्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं। हम सभी जानते हैं एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स की कलेक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, तो शेड्यूलर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम, एक पार्ट है। इसका काम क्या है? बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स लोड कर दिए जाते हैं, जिसे कि हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कवर किया। हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि अगर मेन मेमोरी के अंदर कई सारे प्रोसेस लोडेड हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे भी अगर मैं प्रोसेस मान लूं तो प्रोसेस 4, अगर आपकी रैम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस लोडेड हैं, तो भाई सीपीयू इनको कैसे और एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि सीपीयू तो एक सीक्वेंशियल डिवाइस है। सीपीयू एक सीक्वेंशियल डिवाइस है, वो एक बार में एक ही को रन करता है। जब वो उसको रन करके उसे पॉज कर देता है, लास्ट वीडियो में आपको समझाया, फिर उसके बाद वो दूसरे पे जंप करता है, फिर इसको रन करता है थोड़ा सा, फिर इसे वेटिंग में डाल देता है या सस्पेंड कर देता है या पॉज कर देता है, उसके बाद इसको रन करता है, राइट? उसके बाद फिर वो इस पे आता है। इस तरह से जंप कर करके पहले इसको चलाया, पॉज किया, फिर 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 इस पे वापस आया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट वीडियो में हमने बताया था, हम इस जंप कर करके प्रोसेसेस को चलाना इज कॉल्ड, एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जंप करना इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि सीपीयू रैम में लोडेड प्रोसेसेस को रन करने के लिए चलाया, पॉज किया, चलाया, पॉज किया, चलाया, पॉज किया, ये जो करता है इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। वो एक को चलाता है, थोड़ा सा चलाकर उसे वेटिंग करता है, सस्पेंड करता है, फिर दूसरे पे जंप करता है, उसको चलाकर फिर सस्पेंड करता है, फिर तीसरे पे जंप करता है, उसको चलाकर फिर सस्पेंड करता है, फिर चौथे पे, फिनिश नहीं करता। वो अगर एक को ही चलाने में पूरी तरह बिजी रहेगा तो सीपीयू सिर्फ उसको चलाता रह जाएगा, बाकी सारे काम रह जाएंगे। इसलिए सीपीयू भले ही एक सीक्वेंशियल डिवाइस है, बट वो इनके बीच में जंप करा करा कर इनको एग्जीक्यूट करता है, और इसे कहते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जंप करना और उनको एग्जीक्यूट करना। और मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि ये सब इतनी फास्ट होता है कि आपको लगता है आपका सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, आपका एमएस वर्ड भी चल रहा है, आपका ब्राउजर भी चल रहा है, आपके साथ
सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं, ये आपको ऐसा इल्यूजन होता है, बट सच में सीपीयू एक बार में एक ही को चला रहा है। अब भाई यहां पर मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, राइट, ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो रखी है, पार्टीशंस करके एक साथ आपका मीडिया प्लेयर भी लोडेड है, आपका ब्राउजर भी लोडेड है, आपका एमएस वर्ड भी लोडेड है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोडेड है। आपकी मेन मेमोरी में चार प्रोसेसेस लोडेड हैं। क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस अराइज नहीं होंगे? क्या इनके बीच में ये नहीं होगा कि सीपीयू पहले मुझे चला, फिर मुझे चला, ये कहेगा मुझे चला, ये कहेगा मुझे चला, ये कहेगा मुझे चला? इनके बीच में होंगे कॉन्फ्लिक्शंस। इन कॉन्फ्लिक्शंस को होने ही नहीं देता ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बीच में लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्शंस हो कि पहले मैं, ये कॉन्फ्लिक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम होने ही नहीं देता। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इस कॉन्फ्लिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए शेड्यूलर है। बेसिकली ये जो शेड्यूलर है, इट इज अ पार्ट या अ प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम होता है, राइट? क्या करता है? which creates a schedule, जो एक शेड्यूल बनाता है ऑफ ऑल द लोडेड प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस लोडेड हैं इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेसेस लोडेड हैं उन सब का एक शेड्यूल बनाता है, राइट? दिस शेड्यूल, यहां लिख लें, दिस शेड्यूल इज गिवन टू द सीपीयू। ये शेड्यूल सीपीयू को दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन करने के लिए, राइट? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी हमारे पास 4 प्रोसेस लोडेड है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4। तो अगर शेड्यूलर ने एक शेड्यूल बनाया, पहले P2 चलेगा, फिर P4 चलेगा, फिर P1 चलेगा और फिर P2 चलेगा, तो ये एक शेड्यूल सीपीयू को मिल गया। अब सीपीयू इसी ऑर्डर में इनको रन करेगा। देखिए, सीपीयू पहले रन करने जाएगा P2 को, सबसे पहले फर्स्ट उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे चलाएगा, चलाने के बाद उसको पॉज करेगा, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करेगा। कहां सेव करेगा? पीसीबी में सेव करेगा। लास्ट वीडियो में बताया, पीसीबी में एक प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन वो मेंटेन करता है, राइट? उसके बाद अब वो इसको पॉज कर चुका है, इसकी डिटेल्स कि कितना चल चुका है, कितना बाकी है, ये सारी डिटेल्स पीसीबी में रखी उसने। उसके बाद इस शेड्यूल के मुताबिक वो सेकंड नंबर यानी P4 पर जंप करेगा, सेकंड नंबर पर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट, थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके इसे पॉज करेगा, इसकी डिटेल्स इसके पीसीबी में रखेगा, P4 के पीसीबी में, कि इसको मैं कितना चला चुका हूं, कितना बाकी है। उसके बाद वो P1 पर जंप करेगा, P1 को एग्जीक्यूट करेगा, ये लीजिए थर्ड, राइट? P1 को जंप करेगा, P1 को थोड़ा सा चलाएगा और उसके बाद P1 को पॉज करेगा और उसकी स्टेट उसके पीसीबी में अपडेट करेगा और उसके बाद वो P2, P4, P1, P3, उसके बाद वो P3 पर जंप करेगा सबसे लास्ट में और फिर वो उसको चलाएगा, उसकी स्टेट उसके पीसीबी में सेव करेगा। उसके बाद वापस वो P2 पर आएगा, P2 पर आने के बाद उसके पीसीबी को पढ़ेगा कि मैं इसे कहां तक चलाकर छोड़कर गया था। जहां तक चलाकर छोड़कर गया था उसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी से, P2 के पीसीबी से पढ़कर उसको फर्दर आगे थोड़ा सा और चलाएगा। चलाने के बाद फिर से उसकी वहीं पे पॉज करके उसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी में अपडेट करके आगे जंप कर जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इस तरह से सीपीयू जो है वो क्विकली जंप करता है अमंग ऑल द लोडेड प्रोसेसेस, इन सारे लोडेड प्रोसेसेस के बीच में किस ऑर्डर में जंप करता है? एज पर द शेड्यूल गिवन बाय द शेड्यूलर। जो शेड्यूलर द्वारा शेड्यूल दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली जंप करता है, राइट? टू एग्जीक्यूट देम, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? सीपीयू रन करता है एक प्रोसेस को,
फिर उसे सस्पेंड कर देता है, सस्पेंड कर देता है, सेव करता है इट्स इंफॉर्मेशन इन इट्स पीसीबी, उसकी पीसीबी में उसकी इंफॉर्मेशन सेव करता है एंड जंप कर जाता है टू अदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस की तरफ जंप कर जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते वो सारे प्रोसेसेस को रन करता है और इसे हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, भाई बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? एक प्रोसेस को चलाकर उसे पॉज कर कर उसकी इंफॉर्मेशन उसके पीसीबी में अपडेट कर कर दूसरे प्रोसेस पर जंप करना, उसको चलाना, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पीसीबी में अपडेट कर कर फिर तीसरे पे जंप करना। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट, दूसरे कॉन्टेक्स्ट से तीसरे कॉन्टेक्स्ट, बट ये सब बिना पीसीबी के पॉसिबल नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में पीसीबी पर बहुत डिटेल में बात करी थी कि पीसीबी के अंदर वो किसी भी प्रोसेस को चलाने के बाद ये जरूर अपडेट करता है कि मैं इसको कितना चला चुका हूं और कितना बाकी है, ताकि अगले राउंड में जब मैं आऊं तो मुझे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले कि कितना हिस्सा बाकी है, राइट। तो ये था गाइस शेड्यूलर्स का काम और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, शेड्यूलर्स कैसे काम करते हैं। बेसिकली शेड्यूलर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनका काम एक शेड्यूल बनाकर सीपीयू को देना है, जिसके अकॉर्डिंगली सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उन प्रोसेसेस के बीच में जंप कर करके, राइट। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं इन शेड्यूलर्स के टाइप्स पर। शेड्यूलर्स के टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आखिर टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स क्या क्या होते हैं, राइट। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर? तो देखिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था, हमने प्रोसेस का लाइफ साइकिल पढ़ा था, जो जस्ट लास्ट वीडियो में हमने बात करी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो प्रोसेस लाइफ साइकिल अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन कर लिया है तो इस टॉपिक को पढ़ते वक्त जरा आप उस लाइफ साइकिल को अपने सामने ओपन कर लीजिए। अगर आप उस लाइफ साइकिल को जो आपने अपनी नोटबुक में इससे पहली वाली वीडियो में से देखकर लिख लिया है, तो डेफिनेटली इस टॉपिक में वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। उस नोटबुक के पेज को ओपन कर कर अब इस टॉपिक को आप समझिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलर पर बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में प्रोसेस लाइफ साइकिल पर। और मैंने बोला था कि ये आपकी एक हार्ड डिस्क है, राइट। और हार्ड डिस्क के अंदर हम जो भी प्रोग्राम्स डालते हैं वो सारे के सारे हार्ड डिस्क के अंदर, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में जाकर परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर एक पूल एरिया होता है जिसे जॉब पूल भी कहते हैं, वो उस पूल एरिया में पहुंच जाता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम पर, किसी गेम पर डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके उसे प्ले करते हैं तो वो यहां पहुंच जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उसे हार्ड डिस्क के इस पूल एरिया में रख दिया जाता है, और जहां हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोसेस का जन्म हुआ। यानी जो भी प्रोग्राम्स हम चला रहे होते हैं वो सबसे पहले हार्ड डिस्क के ही जॉब पूल में या पूल एरिया में पहुंचते हैं, और हम कहते हैं एक नए प्रोसेस का जन्म हुआ। अ प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट, ये नई स्टेट कहलाती है। एक लाइफ साइकिल का न्यू स्टेट मैंने बोला था, राइट, वो यहां होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी के अंदर, गाइस, मेन मेमोरी के अंदर एक क्यू होती है, एक क्यू होती है। और क्यू के बारे में मैंने आपको बोला भी था, क्यू का रूल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रियल लाइफ में भी अगर कहीं कोई लाइन लगी हुई है, कोई क्यू में लगा रखी है लोगों ने, तो उस क्यू में जो आगे लगा हुआ है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा, जो बाद में आया है वो डेफिनेटली उस क्यू में पीछे लगेगा। तो ये एक रेडी क्यू नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मेन मेमोरी के अंदर, और यहां से इस प्रोसेस को उठाकर इस रेडी क्यू में लोड करने का काम, ये लोड करने का काम ये होता है LTS का। द फर्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलर, फर्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूलर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर।
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये वो मेन शेड्यूलर प्रोग्राम है। तीन टाइप्स हैं शेड्यूलर के। द फर्स्ट वन इज LTS। इसका काम होता है पूल एरिया में जो प्रोसेस नया प्रोसेस जन्म लिया है, जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है, उसे वहां से उठाकर मेन मेमोरी के अंदर रेडी क्यू में लाना। राइट, ये पिक करता है द प्रोसेस। राइट, या यहां लिखने से अच्छा थोड़ा यहां लिख लेते हैं, इट पिक्स द प्रोसेस फ्रॉम पूल एरिया। ये पूल एरिया से एक प्रोसेस उठाता है ऑफ डिस्क एंड लोड करता है इट इनटू द रेडी क्यू ऑफ मेन मेमोरी। रेडी क्यू ऑफ मेन मेमोरी में लोड कर देता है। राइट, मेन मेमोरी को मैं m.m लिख रहा हूं स्पेस की वजह से। आप अपनी नोटबुक में मेन मेमोरी पूरा का पूरा नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, आप जो भी प्रोग्राम्स चला रहे हैं, आपने एक सॉन्ग चलाया, मीडिया प्लेयर चला, वो मीडिया प्लेयर पूल एरिया में पहुंचा। आपने ब्राउजर चलाया, एक ब्राउजर रन किया, वो भी पूल एरिया में पहुंचा। आपने MS वर्ड चलाया, वो MS वर्ड भी पूल एरिया में पहुंच गया। यानी पूल एरिया में तीन प्रोसेस चल गए। आपने एक सॉन्ग चलाया तो मीडिया प्लेयर प्रोसेस 1 पहुंचा। आपने ब्राउजर प्ले करा, वो भी एक प्रोग्राम है, वो भी आपने रन करा तो वो भी पहले पूल एरिया में पहुंचेगा। आपने MS वर्ड चलाया, वो भी एक प्रोग्राम है, ऑब्वियसली वो भी यहां से पूल एरिया में पहुंचेगा। तो पूल एरिया के अंदर तो भाई यहां पर तीन प्रोसेस हो गए। एक आपका सॉन्ग, चलिए सॉन्ग छोड़िए, गेम्स से आप बहुत अच्छे वाकिफ हैं। मान लीजिए एक आपकी गेम है जो आपने चलाई, एक ब्राउजर चलाया, एक MS वर्ड चलाया। आपने तीन प्रोसेस चलाए हैं, तो वो तीन प्रोसेस पूल एरिया में पहुंच गए हैं। अब इस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होगा उन प्रोसेसेस को यहां से उठाकर इस क्यू में लोड करना। वो इन प्रोसेसेस को यहां से उठाकर क्यू में लोड करेगा। और मैंने क्या बोला था, शेड्यूलर्स जो हैं वो शेड्यूल बनाते हैं, एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि पहले कौन चलेगा, बाद में कौन चलेगा, उसके बाद कौन चलेगा। अभी हमने बात करी थी। तो देखिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, यहां से जो भी प्रोसेस को उठाएगा ले जा करके यहां लोड करेगा। मान लीजिए उसने यहां से सबसे पहले ब्राउजर उठाया, तो भाई वो ब्राउजर को उठाकर यहां लोड कर देगा। उसके बाद उसने वहां से मान लीजिए आपकी गेम उठाई, तो उसके बाद वो आपकी गेम को लोड कर देगा। उसके बाद मान लीजिए उसने वहां से MS वर्ड उठाया, तो भाई MS वर्ड लोड कर देगा। ये लीजिए शेड्यूल बन गया। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस को पूल एरिया से उठाया और रेडी क्यू में लोड करा, वो ऑर्डर ही ऑटोमेटिकली एक शेड्यूल बन जाता है। एक शेड्यूल बन गया कि किस शेड्यूल में, देखिए क्यू में जो सबसे आगे लगा हुआ है CPU पहले उसे चलाएगा, फिर उसे चलाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर सॉन्ग मैंने सबसे पहले चलाया था, तो ऑब्वियसली अगर सॉन्ग प्रोसेस पहले बना था तो वो सबसे पहले ही होगा। राइट, तो ये तो मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया। जिस चीज पे आप पहले क्लिक करते हैं वो पहले प्रोसेस बन गया होगा, वो क्यू में भी पहले पहुंचेगा, CPU पहले उसको चलाएगा। लेकिन ये पहले तो बस पहली बार में ना, जब तीनों चलने लग जाएंगे, आपका सॉन्ग भी चलने लगा, आपकी गेम भी चलने लगी, आपका ब्राउजर भी चलने लगा, आपका MS वर्ड भी चलने लगा, अब तो CPU उनके बीच में जंप ही कराएगा, चलाएगा पॉज। बस पहली बार के लिए होता है कि भाई पहला ये चलना चाहिए, एक ऑर्डर। उसके बाद तो उसी ऑर्डर में वो जंप करता रहता है। जो ऑर्डर बन गया है, अब इसी ऑर्डर में CPU उनके बीच में जंप कर करके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की मदद से इनको पूरे टाइम एग्जीक्यूट करेगा। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने इसको यहां पर पहुंचा दिया। अब गाइस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के सामने एक चैलेंज होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो प्रोसेस होते हैं, मान लीजिए यहां पर पूल एरिया में आपने एक गेम चलाई। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एक पहला प्रोसेस जो है आपका, वो एक गेम है। राइट, जो आपने गेम चलाई। दूसरा प्रोसेस जो है वो मान लीजिए एक सॉन्ग है, आपने कोई सॉन्ग प्ले करा। राइट, तीसरा प्रोसेस जो है वो मान लीजिए प्रोसेस 3 MS वर्ड है, आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला। अब आप अगर इन प्रोसेसेस को ध्यान से देखें तो ये जो पहला वाला प्रोसेस है, प्रोसेस 1 गेम, राइट,
ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। प्रोसेसिंग इंजन, इसको बहुत प्रोसेसिंग चाहिए, मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। गेम को तो भाई बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नीड होती है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस तरह के प्रोसेसेस जिनको बहुत ज्यादा सीपीयू से कैलकुलेशन चाहिए, उन्हें हम कहते हैं, इस तरह के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि गेम इज वन ऑफ देम, राइट। गेम हुआ, वीडियोस हुई, एनिमेशंस हुए, जिन्हें सीपीयू से बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, सीपीयू जिनसे बहुत कैलकुलेट मतलब बहुत प्रोसेसिंग चाहिए सीपीयू की, जिन्हें सीपीयू का ज्यादा समय चाहिए, इनको हम लोग कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। जो सीपीयू, जिन्हें सीपीयू की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो सीपीयू से का ज्यादा समय चाहते हैं, ज्यादा एग्जीक्यूशन चाहते हैं। अब अगर आप इन दो को देखें, प्रोसेस 2 को और प्रोसेस 3 को, तो भाई प्रोसेस 2 जो है उसे सॉन्ग प्ले करना है। सॉन्ग प्ले करने के लिए हालांकि उसके मीडिया प्लेयर को सीपीयू चलाएगा, नो डाउट सीपीयू उसके मीडिया प्लेयर को चलाएगा, बट वो इतना ज्यादा उसको सीपीयू टाइम नहीं चाहिए जितना कि एक गेम को चाहिए। इस सॉन्ग को जो मेन चीज चाहिए, जो पूरे टाइम चाहिए, वो चाहिए स्पीकर। स्पीकर चाहिए इस सॉन्ग को आउटपुट देने के लिए, स्पीकर ज्यादा चाहिए, क्योंकि सीपीयू तो उसके बीच में जब थोड़ा थोड़ा समय भी देगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता एक सॉन्ग, एक इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मीडिया प्लेयर नहीं होता, इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं होता मीडिया प्लेयर, तो सीपीयू से उसको बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। गेम्स तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें सीपीयू का ज्यादा समय चाहिए, बट एक सॉन्ग को चलाने वाला मीडिया प्लेयर है, उसको सीपीयू अगर कम टाइम भी देगा तो चलेगा, बट उस सॉन्ग को जो आउटपुट के लिए चाहिए वो स्पीकर पूरे टाइम चाहिए। इस सॉन्ग को स्पीकर चाहिए, यानी एक आउटपुट डिवाइस इसको पूरे टाइम पर चाहिए, राइट। इसको एक आउटपुट डिवाइस पूरे टाइम चाहिए। सिमिलरली अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं, तो एमएस वर्ड भी बहुत सीपीयू टाइम नहीं मांगता। आप कितना सीपीयू टाइम चाहिए यार, एक छोटे से फाइल को, डॉक्यूमेंट को, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम चाहिए यार, सीपीयू का नेग्लिजिबल टाइम चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स को। बट एमएस वर्ड को जो ज्यादा चाहिए वो चाहिए कीबोर्ड, जहां से उसको इनपुट मिल रहा है, क्योंकि वो इनपुट के आधार पर ही डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। जो भी आप टाइप करेंगे वो उस पर आएगा, और डॉक्यूमेंटेशन तभी बनेगी। तो इसको जो ज्यादा चाहिए वो है कीबोर्ड, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो भाई कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा सीपीयू से एग्जीक्यूशन चाहिए, सीपीयू का मोर टाइम चाहिए, सीपीयू उन्हें ज्यादा एग्जीक्यूट करे, ऐसे प्रोसेसेस को हम सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस कहते हैं। और ऐसे प्रोसेसेस जिनको सीपीयू का टाइम चाहिए बट बहुत कम से भी चल जाएगा, बट उन्हें इनपुट या आउटपुट डिवाइस ज्यादा चाहिए। सॉन्ग को पूरे टाइम एक स्पीकर चाहिए, वरना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। एमएस वर्ड को कीबोर्ड चाहिए, वरना आपके जो भी टाइप कर रहे हो वो उस पर नहीं दिखाई देगा। आप टाइप करते रहोगे, स्क्रीन पर वो फ्लैश ही नहीं होगा, आपकी फाइल पर वो टाइप ही नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेसेस जिन्हें ज्यादा इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, उन्हें हम कहते हैं, इस तरह के प्रोसेसेस को कहते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस, राइट। तो एक तरह से जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, वो दो तरह की कैटेगरी में आ गए। कुछ ऐसे जो इन्हें सीपीयू का ज्यादा एग्जीक्यूशन चाहिए, कुछ ऐसे जो इन्हें इनपुट आउटपुट ज्यादा डिवाइसेस की ज्यादा जरूरत है। सीपीयू टाइम चाहिए बट कम में भी चलेगा, बट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज्यादा चाहिए। तो भाई ये दो टर्म अभी मैं यूज करूंगा, तो आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर रहें। तो जब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना, जब ये यहां से पूल एरिया से प्रोसेसेस को उठाता है, व्हेन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर राइट टेक्स प्रोसेसेस फ्रॉम पूल एरिया, जब वो पूल एरिया से प्रोसेसेस को उठाता है, तो जरा ये लाइन देखिएगा, इट हैज टू चूज, इसे चूज करना होता है एक अच्छा, एक गुड मिक्स ऑफ सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस एंड, ये वर्ड समझा दिया है मैंने आपको, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। उसे इन दोनों तरह के प्रोसेसेस का एक अच्छा मिश्रण, एक अच्छा मिक्स वहां से उठाना होता है। क्यों?
उसको क्यों वो पहले यहां से सारे सीपीयू वाले क्यों नहीं उठा सकता? वो ऐसे भी तो कर सकता है कि पहले सारे सीपीयू वाले उठा ले, कि जिन जिनको सीपीयू का ज्यादा टाइम चाहिए उन्हें ज्यादा उठा ले, बाद में इनपुट आउटपुट वाले को उठा लेगा। या फिर पहले इनपुट आउटपुट वालों को उठा ले, क्योंकि उन्हें तो थोड़ा सा सीपीयू का टाइम चाहिए ना, पहले उन्हें एग्जीक्यूट करो और भगा दो, राइट, उसके बाद बड़े वालों को उठा लेगा। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि पहले सिर्फ बड़े वालों को उठा ले, छोटों को बाद में देखा जाए, या पहले सिर्फ छोटे वालों को उठा ले, बड़ों को बाद में देखा जाए? क्यों वो यहां पर एक गुड मिक्स, एक अच्छा मिश्रण करके, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर इनपुट आउटपुट और सीपीयू वालों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन, एक अच्छा मिक्स बनाकर क्यों रैम में ला रहा है? क्यों वो यहां से एक अच्छा मिक्स चूज कर रहा है? क्यों वो एक गुड मिक्स चूज कर रहा है? कारण क्या है? रीजन समझिए। अगर इफ मोर सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस आर चूजन, अगर ज्यादातर सीपीयू बाउंड वाले प्रोसेसेस ही चूज किए जाएंगे, अगर वो ज्यादातर ये वाले चूज करेगा जिन्हें सीपीयू से ज्यादा टाइम चाहिए, तो भाई आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस खाली बैठे रह जाएंगे, आपको स्पीकर पे कुछ सुनाई देने वाला नहीं है, आपका गाना गया डिले मोड पर, आप जो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आने वाला नहीं है, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी गया टाइम, राइट? तो आपके इनपुट आउटपुट जो हैं विल बी आइडल। लो जी, वो फ्री बैठ जाएंगे। या आप इनको ये भी कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट की अपनी भी एक क्यू होती है जिसे डिवाइस क्यू कहते हैं, इनकी भी अपनी एक क्यू होती है इंटरनली। अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हैं तो इनकी अपनी एक क्यू होती है, हर इनपुट डिवाइस की, हर आउटपुट डिवाइस की, वो खाली पड़ी रहेगी, उनके पास कुछ काम ही नहीं आएगा, राइट? लेकिन और दूसरी तरफ यानी इनपुट आउटपुट वाले खाली बैठ जाएंगे, इनकी डिवाइस क्यू जो होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। बट अगर ये मोर इनपुट आउटपुट वाले चूज कर लेगा, मोर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस, अगर ये ज्यादातर इनपुट आउटपुट बाउंड वाले प्रोसेसेस को चूज करेगा, देन सीपीयू खाली बैठ जाएगा। भाई सीपीयू वाले तुमने चूज नहीं करे, तुम छोटे छोटे प्रोसेसेस सीपीयू के पास लेकर आ रहे हो जिन्हें सीपीयू का कम समय चाहिए, सीपीयू तो उन्हें एम ही निपटा देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निपटा देगा, तो उस केस में तो वो ज्यादातर समय खाली बैठेगा। यानी सीपीयू जो है सेट आइडल, मतलब वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम। लो जी, सीपीयू का समय बर्बाद होगा। तो भाई किसी को भी ज्यादा नहीं, कम और ज्यादा नहीं उठाना है, उसे एक गुड मिक्स उठाना होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इन प्रोसेसेस से यहां तक, राइट? तो गाइस ये था टाइप ऑफ शेड्यूलर में सबसे पहला टाइप जिसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ये हार्ड डिस्क में से उठा रहा है। कहां से उठा रहा है प्रोसेसेस को? हार्ड डिस्क में से। हार्ड डिस्क में से उठाने की वजह से सारी मेमोरीज में से सबसे स्लोएस्ट मेमोरी जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में से कोई भी प्रोसेसेस अगर उठाया जा रहा है तो उसको उठाने वाला सबसे स्लोएस्ट प्रोग्राम माना जाता है। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है इज द स्लोएस्ट शेड्यूलर। तीनों टाइप के शेड्यूलर्स में सबसे स्लोएस्ट शेड्यूलर एलटीएस को ही माना जाता है, राइट? सबसे स्लो शेड्यूलर जो है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही माना जाता है। तीन टाइप के शेड्यूलर हैं उन तीनों में से, राइट? आई होप आपको पहला शेड्यूलर समझ में आया होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर समझ में आया होगा, राइट? आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का तो हमने लाइफ साइकिल में देखा था, लेकिन हम उसे और डीप में ले गए, हमने शेड्यूलर्स भी समझे। तो चलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बाद अब हम बात करेंगे सेकंड शेड्यूलर की। चलिए जब प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ गए तो अब रेडी क्यू से इन प्रोसेसेस को उठाकर सीपीयू के पास देना, सीपीयू को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा सीपीयू को? सीपीयू को दिया जाएगा ये प्रोसेसेस यहां से एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को दिए जाएंगे, राइट? कौन है जो रेडी क्यू में से उठा के इन प्रोसेसेस को इस क्यू के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में यहां से उठाकर सीपीयू को देता है एग्जीक्यूशन के लिए? वो है जी इसका दूसरा शेड्यूलर जिसका नाम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एसटीएस, राइट? एसटीएस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आइए दूसरे पर बात करते हैं, कॉल्ड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एसटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर।
इस शेड्यूलर का काम होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है, इट पिक्स द प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस को पिक करता है फ्रॉम द रेडी क्यू से, जो हो रहा है स्केच में वही बताइए ना, रेडी क्यू से ये प्रोसेसेस को पिक करता है इन मेन मेमोरी, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए m.m लिख दे रहा हूं, मेन मेमोरी आप पूरा लिखेंगे, एंड वो प्रोसेस देता है, गिव द प्रोसेस टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। एक एक करके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में बैठे हुए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में ही चलेंगे। पहला प्रोसेस सीपीयू को दिया, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा, पॉज करेगा, जैसे ही पॉज करेगा एसटीएस उसे दूसरा शेड्यूल प्रोसेस देगा, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा, पॉज करेगा, जैसे ही पॉज करेगा तीसरा प्रोसेस सीपीयू को एसटीएस देगा, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करेगा और पॉज करेगा। तो भाई एसटीएस वो बंदा है जो यहां से उठा के यहां लगातार पहले P2 दिया, P2 को सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया, पॉज किया, फिर एसटीएस ने P1 दिया, P1 को सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया, पॉज किया, फिर P3 दिया, P3 को सीपीयू ने एग्जीक्यूट किया और पॉज किया। सो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ये बेसिकली सीपीयू को उठा के प्रोसेसेस देता है फॉर एग्जीक्यूशन। यहां रेडी क्यू से सीपीयू तक प्रोसेसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू ही पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हार्ड डिस्क के साथ काम करना था, और हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है, इसलिए वो सबसे स्लोएस्ट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर माना जाता है। बट ये एसटीएस जो है इसे हमारे कंप्यूटर में लगे सबसे फास्टेस्ट डिवाइस के साथ काम करना है, मतलब सीपीयू के साथ काम करना है। सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है इज द फास्टेस्ट शेड्यूलर। इन तीनों शेड्यूलर में सबसे फास्टेस्ट शेड्यूलर जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को माना जाता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज द फास्टेस्ट शेड्यूलर अमंग ऑल दीज थ्री शेड्यूलर्स। तीनों शेड्यूलर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट शेड्यूलर यही माना जाता है, क्योंकि भाई से सीपीयू के साथ काम करना है, सबसे फास्टेस्ट के साथ काम करना है, तो फास्ट होना जरूरी है, अदरवाइज सीपीयू का भी समय बर्बाद करेगा ये, राइट। तो गाइज ये था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आई होप आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की वर्किंग भी समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम लोग थर्ड शेड्यूलर की तरफ, जिसका नाम है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी अभी, सबसे तीसरे पर बात करते हैं हम लोग मीडियम टर्म शेड्यूलर, एमटीएस। तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं, एलटीएस, एसटीएस एंड थर्ड वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलर यानी एमटीएस। अब सीपीयू जब किसी प्रोसेस को चला रहा होता है, मान लीजिए एसटीएस ने उसे P2 दिया, सीपीयू इस P2 प्रोसेस को चला रहा है, चलाने के बाद वो इसे पॉज तो करेगा ही करेगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू किसी एक प्रोसेस पे टिकता नहीं है, उसे चलाता है, पॉज करता है, उसकी स्टेट पीसीबी में अपडेट कर देता है कि कहां तक चला चुका हूं, इतनी देर में एसटीएस उसे दूसरा प्रोसेस दे देता है। अब भाई ये पॉज हो चुका है, P2 को सीपीयू ने चलाया, ये पहला प्रोसेस सीपीयू ने चलाया और चलाने के बाद पॉज कर दिया। पॉज कर दिया क्योंकि उसे स्विच करना है दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर, उसे स्विच करना है दूसरे प्रोसेस पर, यानी आपका पहला वाला प्रोसेस जो है वो पहुंच गया गाइस, सस्पेंडेड कह लो या वेटिंग कह लो, जो वर्ड आपको ठीक लगे, सस्पेंड स्टेट में या वेटिंग स्टेट में। आपके प्रोसेस को उसने चलाया और चलाने के बाद उसने उसे पॉज कर दिया, उसको कुछ देर के लिए सुला दिया, डिले कर दिया, स्लीप कर दिया, वेटिंग स्टेट में डाल दिया। क्योंकि P2 को पॉज करेगा क्योंकि वो एक के लिए डेडिकेटेड नहीं है, उसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर जंप करनी है। वो P1 पर आ चुका है, P2 को यहां वेटिंग स्टेट में डालकर वो P1 पर जंप कर चुका है। P1 को कुछ देर चलाएगा तो P1 को भी वेटिंग स्टेट में डाल के वो P3 पे जंप करेगा, राइट। ये आप मेरे से लास्ट वीडियो से बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब सीपीयू ने P2 को सस्पेंड कर दिया, चलाया और सस्पेंड स्टेट में डाल दिया,
उसके बाद वो P1 पर जंप कर गया, P1 को चला, P1 STS ने उसे P1 दिया, CPU ने P1 को कुछ देर चलाया, उसके बाद P1 को भी सस्पेंड स्टेट में डाल दिया, उसके बाद STS ने उठाकर उसे P3 दे दिया, CPU ने P3 को कुछ देर चलाया और P3 को उठाकर भी सस्पेंड स्टेट में डाल दिया। अब CPU को दोबारा से P2 चाहिए, दोबारा से P2 चाहिए, जिसे वो पहले सस्पेंड करके गया जा चुका है, वो P2 उसे दोबारा से चाहिए। तो भाई जब CPU ने इस P2 को सस्पेंड स्टेट में डाला था और P1 पे जंप कर गया था, उसी समय मीडियम टर्म शेड्यूलर ने काम करना शुरू कर दिया था। मीडियम टर्म शेड्यूलर ने उसी समय काम करना शुरू कर दिया था। मीडियम टर्म शेड्यूलर जानता है कि CPU मेरे एक प्रोसेस को पॉज करके तो जा रहा है, बट जब बाकी के प्रोसेसेस को चलाकर और उनको सस्पेंड कर कर वापस इस प्रोसेस पर आएगा तो वो प्रोसेस रेडी क्यू में होना चाहिए। उस प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में होना चाहिए, क्योंकि रेडी क्यू से ही CPU प्रोसेसेस उठाता है। रेडी क्यू कहां बनी हुई है? मेन मेमोरी में। और हम सब ये बात जानते हैं कि CPU सिर्फ उन प्रोसेसेस को रन करता है जो मेन मेमोरी में होते हैं, राइट? तो भाई इसीलिए मीडियम टर्म शेड्यूलर पहले ही अपनी तैयारियों में लग चुका है। जो भी प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में आते हैं, पहले P2 आया, फिर P1 आया, फिर P3 आया, अब CPU को P2 दोबारा चाहिए, तो इससे पहले कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहां से उठा के ढूंढने इसको यहां से यहां उठाकर दे, उससे पहले ही सबसे पहले सस्पेंड किए गए। सबसे पहले किसको सस्पेंड किया गया था? P2 को। तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर सबसे पहले सस्पेंड किए गए प्रोसेस को यहां से वेटिंग स्टेट से उठाकर वापस रेडी क्यू में लोड कर देता है, ताकि इससे पहले कि CPU P3 को यहां पहुंचाए और दोबारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से कहे कि ला अगला प्रोसेस दे, उससे पहले वो प्रोसेस वहां पहुंच जाना चाहिए। ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं ताकि CPU का समय बर्बाद ना हो, CPU का टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई CPU जिस समय P3 को एग्जीक्यूट कर रहा होता था, उसी समय MTS ने यहां से सस्पेंडेड वाले प्रोसेस को उठाकर रेडी क्यू में पहुंचा दिया, क्योंकि P3 को पॉज करने के बाद, P3 को वेटिंग स्टेट में डालने के बाद तुरंत STS को अगला प्रोसेस यहां CPU को देना होगा जो कि CPU एग्जीक्यूट करे, वरना CPU खाली बैठेगा, आइडल बैठेगा, CPU का समय बर्बाद होगा। इसलिए जिस समय CPU लास्ट वाले प्रोसेस को चला रहा होता है, उसी समय MTS इसको यहां से उठाकर वापस रेडी क्यू में रीलोड कर देता है, ताकि अगली बारी में STS उसे उठाकर फिर से CPU को दे सके और CPU का काम लगातार चलता रहे। CPU खुद नहीं जा रहा भाई। हम कहते तो हैं कि CPU जंप करता है इस प्रोसेस के बीच में, बट CPU जंप नहीं कर रहा, लोग उस तक माल पहुंचा रहे हैं। ये सब लोग उसकी सेवा में लगे हुए उसके सर्वेंट्स हैं जो लगातार उस तक काम पहुंचा रहे हैं ताकि CPU कभी खाली ना बैठे। सो ये MTS ही है जो यहां वेटिंग स्टेट से उसे रीलोड कर देता है वापस से रेडी क्यू में, राइट? ताकि STS उसे उठाकर वापस से CPU को दे सके, क्योंकि CPU को काम देने का हक सिर्फ और सिर्फ STS को है, और STS सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी में रखी हुई उस रेडी क्यू में से ही उठा के प्रोसेसेस CPU को देता है। सो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है? बेसिकली इट लोड्स द प्रोसेस इन वेटिंग स्टेट। जो प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में हैं टू द या इनटू द रेडी क्यू, ये लोड कर देता है वेटिंग स्टेट के प्रोसेसेस को रेडी क्यू में इन मेन मेमोरी, सो दैट STS जो है कैन अगेन give them to the CPU for execution, ताकि STS उन्हें दोबारा दे सके CPU को एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी इन तीन टाइप के शेड्यूलर्स की है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर की। आई होप आप लोगों को ये शेड्यूलर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो चलिए आप लोगों ने बोला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये सब प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये सब प्रोग्राम्स हैं।
लेकिन इनके बैकग्राउंड में कोई तो कमांड्स चलती होंगी, इनके बैकग्राउंड में कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज चलती होंगी, फंक्शंस चलती होंगी। भाई है तो प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम भी तो किसी अंदर इंटरनली कोई इंस्ट्रक्शन लिखी होगी ना। प्रोग्राम के अंदर कोई कोड या कोई इंस्ट्रक्शन लिखी होती है जिसके बिहाफ पर सारा काम होता है। भाई एलटीएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। एसटीएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। एमटीएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी तो कोई कोड, कोई इंस्ट्रक्शंस, कुछ सर्विस, कुछ तो लिखा होगा, राइट? तो आइए उसको समझ के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स, इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी कॉल्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो इंटरनली ये सारा काम, ये पूरा लाइफ साइकिल चलाते हैं गाइस। ये पूरा लाइफ साइकिल चलाने के लिए इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी कमांड्स, कौन सी कॉल्स काम करती हैं। जब कोई प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो सीपीयू उसे टर्मिनेट कर देता है, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता है, राइट? फिनिश हो गया अगर उसका एग्जीक्यूशन तो वो टर्मिनेट में पहुंच जाता है। ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोसेस लाइफ साइकिल में पढ़ा था और आज हमने उसको अच्छे से समझ भी लिया, राइट? कैसे शेड्यूलर्स उस पर काम करते हैं। बट इनके पीछे इंटरनली कौन सी कॉल्स चलती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल कौन से फंक्शंस काम करते हैं, कौन से फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये पूरा लाइफ साइकिल इस ऑर्डर में चलाते हैं, कौन से फंक्शंस हैं? तो भाई उन फंक्शंस को सिस्टम कॉल्स कहा जाता है। ये हैं जो पूरा एक प्रोसेस लाइफ साइकिल कंट्रोल कर रहे हैं। एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम इनका है, इन सिस्टम कॉल्स का है। देखिए मैंने आपको बोला जब आप कोई प्रोग्राम प्ले करते हैं तो वो प्रोग्राम पूल एरिया में पहुंच जाता है और हम कहते हैं कि वो एक प्रोसेस का जन्म हुआ, वो एक न्यू स्टेट में पहुंचा। इसके लिए इंटरनली जो कमांड चलती है बेटा, इंटरनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल चलती है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट। अब आप इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं कि क्रिएट कमांड क्या करती है, क्रिएट फंक्शन क्या काम करता है। क्रिएट फंक्शन जो है वो एक प्रोग्राम को, एक लाइन की डेफिनेशन, स्केच याद है तो अपने आप बनाइए ना डेफिनेशन, कोई नोट्स की जरूरत नहीं, कोई किताबों की जरूरत नहीं। इतने सारे स्केच बनाकर जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, एक पिक्चर को हम लोग वर्थ 100 वर्ड्स मानते हैं। वन डायग्राम इज ऑफ वर्थ 100 वर्ड्स। एक डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, देन यू कैन कन्वर्ट दैट डायग्राम इनटू 100 वर्ड्स। तो अगर ये सब कुछ समझ में आ रहा है, देन यू कैन इजीली राइट this sketch into your words, 100 words easily। तो भाई 100 और more words, right? तो इसको आप अपने आप समझिए ना कि क्रिएट क्या कर रहा है। भाई एक प्रोग्राम जब यूजर कोई प्ले करता है, रन करता है, तो उस प्रोग्राम को पूल एरिया में रखा जाता है, प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दिस इज डन बाय दिस क्रिएट फंक्शन। लो स्केच से समझ में आ गई, एक लाइन दो लाइन की डेफिनेशन हो गई। ये क्रिएट फंक्शन एक सिस्टम कॉल है प्रोसेस लाइफ साइकिल की, जो प्रोग्राम को पूल एरिया में लोड करके प्रोसेस को क्रिएट करता है, राइट? अब इस प्रोसेस को यहां से उठाकर यहां रेडी क्यू में लोड कर दिया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने लोड कर दिया गाइस, राइट? अब बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे सीपीयू को दिया जाता है तो रन फंक्शन चलता है, जब वो फिनिश हो जाता है तो डिलीट फंक्शन चलता है कि भाई एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। यहां डिले फंक्शन चलता है, जब उसे स्लीप के लिए भेजा जाता है, पॉज किया जाता है तो डिले फंक्शन चलता है। देन जब यहां से वो वापस रेडी क्यू में लोड किया जाता है तो रिज्यूम नाम का एक फंक्शन चलता है। पूरे ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक उसे यहां से उठाकर यहां लोड करने के लिए, यहां से यहां लोड करने का काम तो एलटीएस का है, यहां के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये देखिए क्रिएट एक फंक्शन है, रन है, रिज्यूम है, ये सब अपने अपने प्री डिफाइंड सिस्टम कॉल्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल सर्विसेज करते हैं और ये सारे लाइफ साइकिल को रन करते हैं। इन सब के बारे में आप इजीली दो दो लाइन लिख सकते हैं। अगर रन के बारे में क्या लिखेंगे कि रेडी क्यू से सीपीयू को, जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो रन चल रहा होता है। ऐसे ही रिज्यूम नाम का है जो वेटिंग स्टेट से रेडी क्यू में पहुंचाता है। और भी हैं भाई, और भी हैं, जैसे एक गेट एट्रीब्यूट नाम से है। नाम से क्या समझ में आ रहा है? गेट एट्रीब्यूट्स का मतलब
गेट एट्रीब्यूट्स का मतलब भाई एक प्रोसेस की सारी डिटेल्स कहां रखी होती हैं? एक प्रोसेस की सारी डिटेल्स रखी होती हैं पीसीबी में, राइट? अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी प्रोसेस की डिटेल्स चाहिए कि मैं कितना उस प्रोसेस को रन कर चुका हूं और कितना अभी वो बाकी है, तो इसके लिए भाई वो पीसीबी रीड करता है, और पीसीबी रीड करने के लिए ये गेट एट्रीब्यूट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो यूज किया जाता है, राइट? और भी हैं ऐसे बहुत सारे, बट अगर हमें ये 5-6 मेनली मालूम है कि भाई पीसीबी को रीड करने के लिए गेट एट्रीब्यूट चलता है ताकि सीपीयू जान सके कितना चला चुका हूं, कितना बाकी है। सीपीयू रन कर रहा होता है तो रन सर्विस चलती है। किसी सस्पेंडेड प्रोसेस को वापस रेडी क्यू में भेजने के लिए रिज्यूम सिस्टम कॉल है। तो ये सारी आपको एक एक दो लाइन अपने आप याद रहेंगी अगर आपको ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आता है। तो गाइज ये थी सिस्टम कॉल्स जो प्रोसेस लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में कहीं 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर का न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर पेपर में देती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, उनका न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे कैसे उन न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। आज की वीडियो में यहां तक ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।